अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 चैप्टर 9 में हम ट्रांसपोर्ट स्टडी कर रहे थे। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हो गया, आज ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन स्टडी करने जा रहे हैं कि ह्यूमन में मुख्तलिफ जो सब्सटेंसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। तो उनमें दो सिस्टम को बताया गया आपकी बुक में, एक लिम्फेटिक सिस्टम है और एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ही डिस्कस किया गया कि जिसमें बताया गया कि एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्लोज होता है, मतलब जो वेजल्स नालियाँ होती हैं जो खून की, जो आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज हैं, खून उनके अंदर ही रहता है, उनसे बाहर जो है वो नहीं जाता, उनके अंदर सर्कुलेट करता है, चलता है। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये ब्लड पे और हार्ट पे और वेजल्स के ऊपर जो है ये बना होता है, उससे कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो सबसे पहले ब्लड जो है उसको डिस्कस किया गया है और आज का हमारा टॉपिक भी ब्लड है। तो ब्लड जो है वो एक बॉडी फ्लूइड है जो मेजर दो चीज़ों के ऊपर बना होता है। एक लिक्विड होता है जिसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं और दूसरे होते हैं कुछ सेल्स, ब्लड सेल्स जिन्हें हम कहते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है ये मिलकर ब्लड को बनाती हैं। तो अगर 12 हिस्से किए जाएं बॉडी वेट के, तो 12 हिस्सों में से जो एक हिस्सा होगा वो हमारी बॉडी वेट के अंदर ब्लड का वेट होता है, मतलब 1/12 पार्ट जो है वो ब्लड का वेट होता है हमारी बॉडी के अंदर। और एक एवरेज जो एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड ह्यूमन होता है, जो एक नॉर्मल है, उसमें 5 लीटर ऑफ ब्लड जो है ये मोस्टली पाया जाता है। और जैसे हमने पहले पढ़ा कि एक लिक्विड होता है ब्लड प्लाज्मा, तो वो ब्लड के अंदर 55% जो है वो ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ और चीज़ें और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह और वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह डिजॉल्व भी होते हैं उसे ब्लड प्लाज्मा। और जो 45% होता है वो अदर ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि वो इसमें पाए जाते हैं। तो पहले ब्लड प्लाज्मा पढ़ते हैं कि जो 55% इसमें पाया जाता है। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर वेस्ट मटेरियल भी, न्यूट्रिएंट्स भी, मेटाबोलाइट्स भी और मुख्तलिफ साल्ट वगैरह भी जो इसमें और प्रोटीन जो है वो डिज़ोल्व हुए होते हैं। ये सब मिलकर ब्लड प्लाज्मा जो है वो बनाते हैं। मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ इनकी परसेंटेज है और सबसे ज़्यादा 90 to 92% जो है ब्लड प्लाज्मा में वो वाटर होता है और 8 से 10% जो है वो बाकी तमाम जो डिज़ोल्व सब्सटेंस होते हैं, साल्ट वगैरह, वो इसमें मौजूद होते हैं। तो चूँकि पानी की वजह से ही उसको एक लिक्विड फॉर्म मिलती है तो वो फ्लो करता है, चूँकि सॉलिड फॉर्म जो है वो तो नहीं ना फ्लो कर सकती, लिक्विड को ही फ्लो करना है। तो लिक्विड को फ्लो करने में इस जो ये एक लिक्विड है, ये एक जो फ्लूइड है, वो पानी की वजह से ये मूव बड़े अच्छे तरीके से करता है। तो 90 to 92% वाटर इसमें मौजूद होता है। 0.9% इसमें साल्ट पाए जाते हैं जो डिज़ोल्व हुए होते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर, जिसमें सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट जो है वो हो गया, उसके साथ साथ तो जो साल्ट ऑफ बाइकार्बोनेट हैं वो हो गए और मुख्तलिफ तरह के इस तरह के साल्ट जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जिनकी मिकदार जो है वो 0.9% ही है, जिनमें कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक और कॉपर वगैरह जो है वो आ जाते हैं। और ये है कि इन साल्ट की थोड़ी सी भी जो चेंज हो ना, अमाउंट जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो, तो वो पीएच को बड़े इफेक्ट करती है, वो पीएच को चेंज कर देती है। तो साल्ट की अमाउंट में चेंज हो, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो, तो वो पीएच को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब 7 to 9% जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर साल्ट के बाद प्रोटीन जो है वो पाई जाती है, जिसमें मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन जो है वो, जैसे फिब्रिनोजिन है, वो ब्लड क्लॉटिंग कराती है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई कट लगे, खून निकलता है, तो उसके ऊपर क्लॉट बन जाता है, वो क्लॉट बनने से खून निकलना रुक जाता है। अगर क्लॉट वो ना बने तो खून निकलता रहे और इस तरह जो डेथ है वो हो सकती है इंसान की। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो है, फिब्रिनोजिन जो है, वो इसमें पाई जाती है। और एल्ब्यूमिन भी पाई जाती है जो वाटर और ब्लड का जो है एक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखती है। तो मुख्तलिफ तरह के एंटीबॉडीज़ भी जो हैं वो जो प्रोटीन से बने होते हैं वो भी ब्लड के इस हिस्से में, जिसमें 7 to 9% प्रोटीन है, वो ब्लड प्लाज्मा के हिस्से में पाए जाते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट और हार्मोन वगैरह भी, ये चीज़ें, और फूड से जो डाइजेस्टिव मटेरियल होता है वो भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। और जो रिस्पिरेटरी गैसेज हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है, ये भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। तो ये सारा था ब्लड प्लाज्मा जो हमने 55% पढ़ा। तो देखिए कि ब्लड प्लाज्मा में वाटर, प्रोटीन, साल्ट्स, गैसेस और मटेरियल, मुख्तलिफ और मटेरियल जो हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह ये 55% ब्लड का ये हिस्सा बनाता है। और जो 45 है वो ब्लड सेल्स बनाते हैं। वो कौन कौन से सेल हैं आए हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पे है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स। सेकेंड, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। एंड द थर्ड इज प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये 3 वो ब्लड सेल्स हैं जो 45% ऑफ ब्लड का जो वेट है वो बनाते हैं।
तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स। तो रेड ब्लड सेल जो है ये मोस्ट न्यूमेरियस, मतलब बहुत ज्यादा रेड ब्लड सेल्स, बाकी दोनों से ज्यादा जो है वो रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। कि 1 क्यूबिक जो मिलीमीटर होता है ब्लड का, उसके अंदर 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज एक मेल के अंदर मौजूद होते हैं, और उसी क्यूबिक मिलीमीटर अगर वो फीमेल के अंदर है तो 4 से 4.5 मिलियन आरबीसीज जो है वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। इसका मतलब कि आरबीसीज बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल जो है उनकी तादाद काफी ज्यादा होती है। जब रेड ब्लड सेल पैदा होते हैं, जब बनते हैं, तो उनके पास न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो मैमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि जब ये अडल्ट, जब ये आगे मिच्योर होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि इनका न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है। तो जब न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है उसके बाद ये ब्लड में एंटर कर जाते हैं, अपने बनने के बाद, ये लॉस्ट होने के बाद न्यूक्लियस के ये ब्लड में एंटर करते हैं। तो आरबीसीज का जो साइटोप्लाज्म है उसके पास 95% जो है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। हमें पता होगा, हमने पढ़ा होगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन सांस के जरिए जा रही है या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, तो ये ऑक्सीजन उसके पास काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हीमोग्लोबिन के ऊपर मौजूद होती है। वो इसको ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करती है, और साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो भी इसके पास मौजूद होती है, उसे भी ये ट्रांसपोर्ट कराती है। और जो बाकी 5% होता है वो कुछ प्रोटीन, साल्ट और एंजाइम जो है वो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ये जो आरबीसीज होते हैं ये बाइकनकेव होते हैं, और इनकी मेम्ब्रेन जो है वो इलास्टिक होती है। जो फीटल लाइफ होती है उसमें ये स्प्लीन और लीवर वगैरह से जो है वो बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं लीवर से और स्प्लीन से। फीटल लाइफ वो होती है कि जिसमें वो मतलब अभी छोटा बच्चा जो पैदा होता है तो उसकी बहुत अर्ली लाइफ, जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, तो उसमें लीवर और स्प्लीन से बनते हैं। तो बाद में जब अडल्ट इंसान हो जाता है तो फिर रेड बोन मैरो, जो वर्टिब्री में, रिब्स में और स्टर्नम में पाया जाता है, जो फ्लैट बोन में पाया जाता है, उसके रेड बोन मैरो के अंदर जो है वो आरबीसीज का फॉर्मेशन, आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है। आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो सिर्फ 4 मंथ होता है। 4 मंथ इनका एक लाइफ स्पैन होता है। ये जिंदा रहते हैं, अपने जो मुख्तलिफ वर्क है वो करते रहते हैं। उसके बाद ये फैगोसाइटोज, लिवर और स्प्लीन से हो जाते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं। मतलब ये सिर्फ 4 मंथ इनका लाइफ स्पैन है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं और नए आरबीसीज इसी तरह बनते रहते हैं। तो ये आरबीसीज थे। अब आगे डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स, कि ये क्या होते हैं, इनका क्या काम है। जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके पास पिगमेंट नहीं होते। और फिर एक और मज़े की बात कि ये कन्फाइंड नहीं होते, मतलब ये ब्लड वेसल में नहीं रहते, लेकिन वाइट जो सेल टिश्यूज होते हैं उन तक भी ट्रेवल करते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज जो है वो इम्यून सिस्टम में बहुत ज़्यादा वर्क करता है। और जो ब्लड का 1 क्यूबिक मिलीमीटर होता है उसके अंदर 7000 से 8000 जो है वो डब्ल्यूबीसीज पाए जाते हैं। मतलब वहाँ पे इतने मौजूद होते हैं। देखिए कितने कम है आरबीसीज से डब्ल्यूबीसीज। और डब्ल्यूबीसीज का जो लाइफ स्पैन है वो वरी करता है, मतलब वो हफ्तों का भी हो सकता है और सालों का भी हो सकता है। लेकिन ये बॉडी की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बॉडी को उसकी नीड है, इम्यून सिस्टम उसके लिए ज़रूरी है, तो फिर वो उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज होता है, अदरवाइज डिक्रीज हो जाता है। तो मतलब ये हफ्तों में भी होता है इनका लाइफ स्पैन और सालों में भी होता है। और डब्ल्यूबीसीज जो है ये डिफेंस सिस्टम में, जैसे हमने पहले बात की कि इम्यून सिस्टम के अंदर वर्क करता है। इसकी 2 टाइप है, एक ग्रैन्युलोसाइट्स और एक एग्रैनुलोसाइट्स। जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं उनका साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं। इनमें आगे 3 और तरह के सेल्स जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें न्यूट्रोफाइल्स आगे पहले जो स्मॉल पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं, जीनोफाइल्स आ गए जो बैक्टीरिया या पैरासाइट वगैरह को किल करते हैं, और बेसोफिल आ गए जो ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करते हैं। मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे क्लोट की जरूरत नहीं है उससे बचने के लिए बेसोफिल सेल जो ग्रैन्युलोसाइट में मौजूद होते हैं ये हेल्प करते हैं। और दूसरी टाइप है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। इसमें बी और टी लिम्फोसाइट होते हैं और मोनोसाइट होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये ज़्यादातर जर्म्स वगैरह को किल करने में हेल्प करते हैं और बॉडी के डिफेंस सिस्टम में ये अपना वर्क करते हैं। तो ये था डब्ल्यूबीसीज। अब आ गया प्लेटलेट्स लास्ट। तो आपकी बुक में ये बताया गया है कि ये प्लेटलेट्स जो है ये सेल तो नहीं है लेकिन फ्रैगमेंट है, छोटे छोटे हिस्से हैं बड़े सेल के जिन्हें मेगा कैरियोसाइट्स कहा गया। तो मतलब ये फुल सेल तो नहीं है लेकिन उन सेल के मुख्तलिफ हिस्से हैं। इनके पास कोई न्यूक्लियस भी नहीं होता और ना ही पिगमेंट होता है। और 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 2,50,000 प्लेटलेट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। मतलब कि आरबीसी से कम है और डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन है ये 7 से 8 दिन का सिर्फ, और ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, मतलब क्लॉट बनने में। जैसे हमने पहले बात की कि खून निकलता ही जाएगा अगर क्लॉट नहीं बनेगा
तो क्लॉट क्या करता है कि वो टेम्पररी सील, मतलब जैसे हमने बात की कि ऊपर वो एक बंद सा बन जाता है, उससे खून बहना रुक जाता है। तो प्लेटलेट्स इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, खून बहता ही जाएगा और ब्लड की कमी हो जाएगी और डेथ जो है वो हो सकती है। तो इस तरह हमने कंपोजिशन पढ़ ली कि ब्लड जो है वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ मौजूद होती है। ब्लड प्लाज्मा मौजूद होता है और ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। तो उनकी सारी टाइप्स हमने पढ़ी। तो इस तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।